हर हिंदू मुसलमान की हमारे बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। सबसे मेन बात ये है। दूसरा ये हो कि सपा ने हमें कुछ नहीं दिया, बीएसपी ने हमें कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल को तो बहुत देख लिया लोगों ने। अब पहली बार जो है पतंग आई है तो पतंग को जिताने का ये काम करेंगे। सभी पार्टी के जो है अलग अलग नेता रूप में आए हैं और किसी ने हमें दिलासा दिया एजुकेशन का, किसी ने दिया स्वास्थ्य का, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। देखिए पार्टी ने आज तक हमें ठगना काम किया है। 70 साल से हमारे बड़ों ने वोट दिया है, बस इस्तेमाल किया है। चुनावी समीकरणों को जानने के लिए जब पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकलता है तो वहाँ अलग अलग लोगों से बात करने को मिलती है। कहीं पे किसी पार्टी का सपोर्टर मिल जाता है तो कहीं किसी पार्टी का। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में निकलते हैं तो वहाँ जगह जगह पंचायतें चुनावी मौसम में लगने लगती हैं और सलाह करते हैं ग्रामीण कि किसको वोट किया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए। तो जैसे ही हम मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के सिकरेड़ा गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ एक पंचायत लोग कर रहे थे। मेरा कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे कि एक पंचायत चल रही थी और लोग मन बना रहे थे कि किस पार्टी को वोट और सपोर्ट किया जाए। तो जैसे ही हमने यहाँ अपना रुके और बात करनी चाहिए तो इन लोगों का कुछ और ही मत था। जैसे कि आप पिछले हमारे खबरों में देख चुके हैं कि पहले दो पार्टियों के बीच में संघर्ष था, चुनावी संघर्ष, लेकिन अब चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। तीसरी पार्टी कौन सी है जिसने ये खेल दो पार्टियों का बिगाड़ दिया? जानते हैं यहाँ पर इस सभा को चलाने वाले ग्रामीण हैं और क्या कुछ कहते हैं, किसको वोट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। पूछ लेते हैं भाई साहब से। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ, जिला संगठन मंत्री। अच्छा, तो किसको वोट कर रहे हैं अब की बार और किसका लग रहा है पलड़ा खाली है और किसका भारी? देखिए वोट करेगा हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो नई लीडरशिप तैयार खड़े करने जा रही है। और आज तक नाम न्याज सेकुलर पार्टियों ने हमें ठगा है और वोट लिया है, हमारा इस्तेमाल किया है। और अब ऐसा नहीं होगा। हमने अपना कायद चुन लिया है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? देखिए हर पार्टी ने अपना रहबर खड़ा किया है, हमें भी अपनी जो है हिस्सेदारी चाहिए हर पार्टियों में। जब हमारी हिस्सेदारी होगी तो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाई जाएगी, हमारे मुद्दे वहाँ पे उठाए जाएंगे। तो आप अभी तक कोई पार्टी ऐसी सामने नहीं थी जो आपकी आवाज़ को उठा सके, आपके मुद्दों को उठा सके? देखिए पार्टी ने आज तक हमें ठगना काम किया है। 70 साल से हमारे बड़ों ने वोट दिया है, बस इस्तेमाल किया है ना। कोई 70 साल से ठगने का मतलब है कि कांग्रेस ने ठगा है? जी, सभी पार्टी के जो है अलग अलग नेता रूप में आए हैं और किसी ने हमें दिलासा दिया एजुकेशन का, किसी ने दिया स्वास्थ्य का, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। जी जी। तो जी जनाब, आपका नाम जान लें? सलीम अली, सदर विधानसभा अध्यक्ष। तो किस तरह से देख रहे हैं, कौन सी पार्टी आ रही है अभी सत्ता में, किसके प्रत्याशी जीतेंगे, किन मुद्दों को लेकर जीतेंगे? देखो इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में हम निकले हैं। लगभग हमें 10 से 12 गांव करने हैं फिलहाल। जो सदर विधानसभा में 14 गांव पड़ते हैं और कुछ गांव हम करके भी आए हैं। मैं समझता हूं कि और पार्टियों में तो ऐसा होगा नहीं। मेरे पास जो है 3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं हर गाँव से। मतलब जनता के फ़ोन आ रहे कि आप हमारे बीच में आइए, आप हमारे बीच में आइए। तो मैं तो समझता हूं कि मैं पदाधिकारी होने के नाते और 5 साल पार्टी में काम करने के नाते ये समझ रहा हूँ कि मुझे कम पता है, बल्कि क्षेत्रवासियों को ज़्यादा पता है, जनता को ज़्यादा पता है। क्योंकि जनता जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जिस गांव में भी जा रहा हूँ, तो जनता यही कह रही है कि अब के पतंग का ज़माना है और पतंग ही इंशाल्लाह उड़ाएंगे। सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल को तो बहुत देख लिया लोगों ने। अब पहली बार जो है पतंग आई है तो पतंग को जिताने का ये काम करेंगे। और क्षेत्रवासी आपके बीच में बैठे हैं, जिस गांव में मैं बैठा हूं। आप जो हैं, जो AMIM के जो है मेंबर हैं, आप अपना प्रचार करने के लिए निकले हैं जी, और लोगों से मीटिंग कर रहे हैं इस मामले में। मैं सदर विधानसभा अध्यक्ष हूं, सलीम अली। सदर से जो विधानसभा अध्यक्ष है, मेरी जिम्मेवारी बैठती है और मैं प्रत्याशी जी को और पार्टी का जो प्रचार है वो करने के लिए अब गांव दर गांव जा रहा हूं।
10 गांव में मेरे ख्याल के अब दौरा है, फिलहाल आज 10 गांव में है, 4 गांव बचेंगे फिर करेंगे। तो ये तो मेहनत हमारा काम है। ये हमारे साथ में थे सदर विधानसभा अध्यक्ष सलीम अली जी। और अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करना तो बनता ही है, लेकिन बड़ाई भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टियों की लोग कर ही लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो बन जाता है, वो ज़रूरी बनता है ग्रामवासियों से बात करना, उस वोटर से जो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, वो पार्टी की नीति और निर्देशों को देखकर वोट करता है। तो हमारे साथ में आपसे बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद चौधरी और मैं विधानसभा सचिव। अच्छा। और मैंने इसलिए पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि गरीबों के साथ में आज तक किसी को गरीबों का कोई हक नहीं मिल पाया। सबसे मेन बात तो यह है कि हर गरीब की, हर मज़हब के आदमी की, हर हिंदू मुसलमान की हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। सबसे मेन बात यह है। दूसरा यो कि सपा ने हमें कुछ नहीं दिया, बीएसपी ने हमें कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए सबसे हमारा दिल भर गया। आम पब्लिक जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, सबका कहना यह है कि हमें वो सरकार चाहिए जो हर बिरादरी की, हर मजलूम आदमी की तरफ देखती हो और उसका आरक्षण, उसका हक उसे देना चाहती हो। इसलिए हमने बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब से अच्छा नेता, हमें लीडर कोई नहीं लगा। ओवैसी साहब की इस पार्टी को तो केवल और केवल मुस्लिम पार्टी के रूप में देख रही है जनता। नहीं सर, देख लीजिए आप, साहिबाबाद से देख लीजिए, बाराबंकी से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, सब जगह हिंदू कैंडिडेट है। कौन कहता है कि मुस्लिम पार्टी है? नहीं, गलत कहते हैं। अगर कोई कहता है कि मुस्लिम पार्टी है तो ये बिल्कुल तोहमत लगाई जा रही है, उन पे बदनाम करा जा रहा है पार्टी को। ये गलत है बिल्कुल। ये हर बिरादरी की, हर जाति की, हर कौम की पार्टी है। हर किसी को देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आप तो खुद हमारे से ज़्यादा जानते हो। आप खुद देख लीजिए, बताइए सपा ने हमें क्या दिया। ये देखिए जयंत चौधरी, तुम्हें क्या चाहिए? जयंत चौधरी ने जो अखिलेश यादव के सामने सवाल रखा, तो जयंत चौधरी ने कहा विधानसभा टिकट और जाट आरक्षण चाहिए, यानी उन्हें मिल जाएगा। वे हमारे से कितने कम है और हम 19-22% है, हमें कुछ आरक्षण नहीं मिलने का। हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमें आरक्षण चाहिए मुसलमानों का, तो उन्हें गठबंधन करने से इनकार कर दिया। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो हर बिरादरी की, हर धर्म की, जातिवाद बिल्कुल ना हो, हर धर्म की करती है। बीजेपी सबको साथ लेकर, सबके विकास को लेकर चल रही है, वो अपने एजेंडे में कहती है, अपने नारों में कहती है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है जी। देखिए, ये बीजेपी से हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमने बीजेपी को देख लिया, हमने कांग्रेस को देख लिया, सपा को देख लिया, बीएसपी को देख लिया, सबको देख लिया। ठीक है, एक दूसरे पे तोहमत लगाना नारा गलत है या सही? नारा बिल्कुल गलत है जी। किस तरीके से? इस तरीके से, ये तो आम पब्लिक से पूछ लीजिए आप। ठीक, जो समाजवादी पार्टी है भाई साहब, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका है। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक अब ओवैसी के हस्तक्षेप से, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी जी, तो क्या ये वोट बैंक बट जाएगा या एक तरफा ओवैसी के साथ आ जाएगा? नहीं, कुछ वोट बैंक तो ओवैसी पर जाएगा, 60% जाएगा ओवैसी पे, 60-70%। बाकी 30-40% अखिलेश पे जाएगा। पर आने वाले समय में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा 95% मुस्लिम समाज जुड़ जाएगा और आने वाले समय में दलित भी हमारे साथ जुड़ेगा जी। तो क्या सोचते हैं कि अभी से ओवैसी अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार के अभी से 24 की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी से 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें एक अंदेशा है। वैसे तो जो बैरिस्टर साहब फैसला करेंगे हमें वही फैसला मंजूर है उनका, लेकिन हमें ऐसा लगा है कि जैसे 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उसमें दलितों को साथ लेंगे और दलितों को साथ लेके इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। हमें इस इलेक्शन में नहीं दलितों को साथ लेंगे? इस इलेक्शन में भी दलितों को साथ ले रखा है, लेकिन अभी कुछ कम है, पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि समझ नहीं पा रहे हैं ओवैसी को दलित। तो इधर से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक। तो क्या समझते हैं, नौजवान भी है, वोट तो करते होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह वोट करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को 70 साल से हमें ठगा गया है। हमारे बड़ों ने आज तक के झंडे टंडे उठाए हैं। अब इंशाल्लाह सदर साहब को सपोर्ट करेंगे, ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वे उनकी विचारधारा को देखते हुए हम जुड़े हैं। वे सबको साथ लेने का काम करते हैं, उसमें कोई भी हो, चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको साथ लेके चलते हैं। अभी बुढ़ाना विधानसभा से देखिए आप, भीम सिंह बालियान जो हैं वे MIM के कैंडिडेट हैं।
और जो उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता है वे डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर हैं, और उसमें एक सिख समाज से भी हैं हमारे साथ, ब्राह्मण समाज से भी जुड़ रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं। इसीलिए पार्टी को इंशाल्लाह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पार्टी आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी जी। नौजवान वोट कर देगा ओबीसी? बिल्कुल, नौजवान भी करेगा, अब कर भी रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा, क्योंकि 70 साल से हमारे बारे में जो सोच रहे हैं। ओवैसी साहब अपने एजेंडे को तो साफ नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब ये तो नहीं बता रहे हैं कि हम यदि चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तो हम ये करेंगे। सारी पार्टियों ने अपने एजेंडे खोल दिए हैं, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ओवैसी साहब क्या कहेंगे? सुनिए, जब शादी होती है तो बच्चे होते हैं, उनका नाम पहले नहीं रखा जाता है। जब लड़का होगा या लड़की होगी उसके बाद नाम रखा जाएगा, समझिए। और आप ये देखिए, जब इलेक्शन जीतेंगे, हिस्सेदारी की बात होगी तो उसमें ये भी पता लगेगा क्या करना है, सब खुलेंगे जी। अच्छा भाई साहब, आप भी वोट करते हैं? जी। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज साहब, ये बताइए कि जिस तरह से ओवैसी और गठबंधन और बीजेपी अब फिलहाल तीनों फाइट में आ गए हैं, लेकिन 3 दिन से ये फाइट चालू हुई है जब से इंतज़ार अब्बासी का जो है टिकट हुआ है सदर विधानसभा से। तो क्या खेल बिगाड़ रहे हैं ओवैसी साहब अपनी पार्टी को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लाके, या खेल अपना बना रहे हैं? बैरिस्टर ओवैसी साहब अपना सबको हक दिवाने के लिए चुनाव में आए हैं। आज लोग किसी को हक नहीं मिला था और इस्तेमाल किया है लोगों को गलत। जो 25 रुपये का रुमाल और 25 रुपये टोपी ओढ़कर हमारे भाई मुसलमानों के बीच में आया करते थे, उन लोगों ने आज हमें ठगा है और ठगते आ रहे हैं। हमारे बड़ों ने उनको वोट करिए, आज का नौजवान उनको वोट करना पसंद नहीं करता। बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ है, दिल और जान के साथ। दिल और जान से हैं जी। बड़े मजबूती के साथ कह रहे हैं नौजवान कि पिछले गांव में भी हम गए थे, भंडूरा गांव था, वहां पर भी यही चर्चा चल रही थी कि ओवैसी साहब को पसंद करने लगे। क्या सपा को छोड़ दिया मुसलमानों ने? सपा को तो बहुत पहले छोड़ दिया था। असल में ये बात थी, जो हमारे बड़े थे वे बहुत कम पढ़े लिखे थे और उनको बीजेपी का डर दिखा कर उनसे वोट ली जाती थी। किस तरीके का डर दिखाते थे? कहने लगे बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी तुम्हारे पे अत्याचार करेगी। इसीलिए आज का नौजवान पढ़ा लिखा है और अपने को समझता है हमें किसको वोट करनी चाहिए और किसे हक दिवाने वाले हैं हमारे। तो क्या समझते हैं कि बीजेपी ने अत्याचार किए हैं अपने शासनकाल में मुस्लिमों पर? अत्याचार किसी ने नहीं किया है बीजेपी ने, मगर ये जो दूसरी पार्टी है इन्हें डर दिखाया जाता है, वो अपना फ़ायदा लेते थे। बिल्कुल ठीक है, लगभग राजनीति में यही चलता है कि दूसरे का डर दिखाकर खुद का फ़ायदा कर लेती है राजनीतिक पार्टियां। और अभी भी हम बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम नसीम चौधरी है, मैं युवा नागरिक जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, गाँव सिगरेट का रहने वाला हूँ। तो आप दूसरी ही पार्टी के हैं? तो खुद की अपनी पार्टी है, युवा नागरिक जनता पार्टी। तो किसके साथ जाएंगे? अपनी पार्टी को वोट करने के लिए कहेंगे या किसी और पार्टी को? नहीं, मैंने जो चुना है वो मीम पार्टी को चुना है और बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुना है। और मेरी जो वोट जाएगी तो वो पतंग पे जाएगी। और मेरे जितने पार्टी के सदस्य है, युवा है, उस सबको मैंने बोला है और उनको कहा भी है कि हमारे सदस्यों की जितनी वोट जाएगी वो मीम पार्टी पे जाएगी। उन्होंने सबने बोला है कि हाँ हम समर्थन है, लेकिन हम जितने भी वोट रहे वे सारे मीम पार्टी के और मीम के हम चाहने वाले हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा पे मीम ही आए, बैरिस्टर साहब ही आए, क्योंकि इनका कहना ये जो बोलते सत्य बोलते, ठीक है, कोई गलत नहीं बोलते। ये तो ये आदमी जो है कुछ चंद आदमी, अब मैं उनको क्या बोलूँ, या तो जुम्मन मियाँ बोल दूँ या दरी बिछाने वाले बोल दूँ, जो समाजवादी के प्रचार करते हैं। कुछ गुने चुने लोग हैं, 5-4 लोग हैं जो समाजवादी का प्रचार करते हैं, बाकी टोटल मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, वो बढ़ता रहेगा, ये हमारा वादा है। और हम बढ़ाते चले जाएंगे, इस महफिल को ऐसा बना देंगे खूंखार बैरिस्टर साहब की जो तो पार्टी क्या है। ओवैसी साहब की पार्टी मुस्लिमों का संरक्षण करेगी आने वाले समय में, या औरों की तरह झूठे वादे पे ही केवल वहीं रुक जाएगी, झूठे ही वादे कर देगी बस? देखो, ओवैसी साहब जो हमारे बैरिस्टर साहब है, जो भी वादे करेंगे तो सत्य करेंगे, चाहे वे हारे या जीते वो तो अल्लाह का फैसला है, ठीक है ना। लेकिन वे हारेंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे और जीतेंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे, वे हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। वे हैदराबाद के रहने वाले, अपना घर बार तो जाना ही पड़ता है आदमी को, लेकिन बीच बीच में हमारी महफिल में, हमारी पार्टियों में, हमारे गाँव में वे आते रहेंगे, हमारे से संपर्क करते रहेंगे और हम भी चाहते हैं। तो जैसे यहाँ सदर विधानसभा सीट से इंतजार अंसारी, तो क्या
इंतजार जी को वोट करने के लिए आगे आएगा जवान युवा, क्या कहेंगे? जो मेरा गांव है, इस पूरे गांव में से कम 40% दलित और मिनिमम 70% मुसलमान ओवैसी की तरफ है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरा वादा है, जिनसे मैं बात कर चुका हूँ, जो मेरी पार्टी के आदमी हैं, सारे ओवैसी पे पतंग पे वोट डालेंगे। इसी तरीके और चीज़ पर किसी और पर वोट नहीं डालेंगे। और मैं सभी मुसलमान भाइयों से एक निवेदन करता हूँ कि छोड़ दो ये फिरकेबाजी, सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस, इस चीज़ को छोड़ दो बिल्कुल। हमें एक अपने एकजुट बनाना है, एक अपनी महफिल बनानी है, एक अपनी मीम पार्टी बनानी है, हमें मीम पार्टी के साथ जुड़ के चलना है। मैं उन जुम्मन मियाँ से, उन दरी बिछाने वालों से अपनी फरियाद करता हूँ कि छोड़ दो ये दरी बिछाना और छोड़ दो जुम्मनगिरी करनी। अपने आप में झांको, आप मुसलमान हो। तो मैं सब मुसलमान से यही फरियाद करता हूँ, यही चैलेंज करता हूँ कि हर एक मुसलमान ओवैसी साहब को वोट दे, पतंग को वोट दे और अपनी पार्टी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जब बात आती है त्रिकोणीय चुनाव की, क्योंकि अभी फिलहाल जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति के पंडित कहे जाते हैं, वे सोच रहे हैं कि त्रिकोणीय चुनाव हो गया है, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है कि अब जब से ओवैसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट यहाँ उत्तर प्रदेश में उतारे हैं, जब से ऐलान हुआ था, मुजफ्फरनगर में एक ओवैसी साहब ने एक सभा बुलाई थी, तभी से ये मामला चल गया था। लोग चाह रहे थे कि ओवैसी साहब को वोट किया जाए और उनकी बातें भी अच्छी तरीके से मुस्लिम जो है सुन रहे थे। अभी भाई साहब ने बताया कि 70% मुस्लिम उत्तर प्रदेश का लगभग ओवैसी साहब की पार्टी को वोट करेगा। यहीं से समीकरण बिगड़ गए हैं अदर पार्टियों के कुछ। जी भाई साहब, आपका नाम जान लें? मेरा नाम मोइनुद्दीन चांद है जी। तो ओवैसी साहब को किस तरीके से देख रहे हैं और पार्टियों को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ही हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो मेरी कही हुई बात तो आपको ऐसे लगेगी कि शायद मैं अपने रहबर की तरफदारी कर रहा हूँ। देखिए, हमें नहीं पता रहता कि कहाँ क्या चल रहा है, आप समर्थक हैं या वोटर हैं, हमें ये नहीं पता रहता। आप चाहे ओवैसी साहब की पार्टी के कैंडिडेट भी हों, तब भी बात करना जायज़ बनता है। क्योंकि हम तो गुजर रहे थे तो देखा कि चुनाव पर चर्चा चल रही है तो आ गए। तो ये बताइए, आपने मुस्लिम ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है, यही क्यों चुनी? ये पार्टी मैंने इसलिए चुनी है कि क्योंकि देश का जो संविधान है वो ये कहता है, आर्टिकल 15 का अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये कहता है कि धर्म और नस्ल भेद के हिसाब से किसी को भी चुनना नहीं चाहिए, संविधान जो कहता है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो संविधान के तहत ही बात करते हैं, संविधान के तहत ही काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़े और दबे कुचले और वंचित लोग, वो कौन लोग हैं आपको भी पता है। पिछड़े दबे कुचले और वंचित लोग हम हैं, दलित हैं और हमारे पिछड़े भाई हैं। वो उनके हक की आवाज़ बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनका हक इनको आज तक नहीं मिला है। सरकारों ने बहुत वादे किए, बहुत तकाजे किए कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं नहीं कह रहा सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार करती है, लेकिन जिसको हक मिलना चाहिए वो हक उस तक नहीं पहुंच पाता है। ओवैसी साहब मुस्लिमों को वो हक दिला देंगे जो अदर पार्टियों ने नहीं दिलाया। ओवैसी साहब की जो ये नीचे के जो वर्कर है ना, काम करने वाले, ये बहुत ईमानदार लोग हैं। ये अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई खाते हैं, हराम की नहीं खाते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी बेईमाना कर नहीं सकते हैं। आप उंगली उठा रहे हैं अदर पार्टियों पे। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया भैया। नहीं, सीधा टारगेट तो वही हो गया ना। किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत हक हलाल की रोजी खाने वाले लोग हैं, बहुत ईमानदारी। बीजेपी वाले क्या है भैया? ये मेरा अपना तर्क अपनी पार्टी को लेकर है। मैं किसी की दूसरी पार्टी को लांछन नहीं लगा रहा हूँ कोई, या मैं किसी को कोई ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो बेईमान है या नहीं है। अच्छा, आखिरी अंतिम सवाल आपसे, युवा के लिए क्या एजेंडे में है? युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन कैसे आएगी? आप तेलंगाना में देख लीजिए, हमारे 7 विधायक हैं, पार्टी के सपोर्ट से वहाँ पे मुख्यमंत्री जो वहाँ के जो सीएम है वो पार्टी के, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे पार्टी के प्रोटोकॉल है ना, वैसे ही वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात को मानते हैं।
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ धर्म के आधार से विकास नहीं होता है, वहाँ लोगों के हिसाब से विकास होता है। हिंदू और मुसलमान के आधार पे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान को लेकर हो रहा है। वहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ डेवलपमेंट है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने हिंदुओं का विकास कर दिया है, मुस्लिमों का नहीं। अरे भैया, उन्होंने तो हिंदुओं का भी नहीं किया है। अच्छा। ब्रेन वॉश किया है बस, धर्म के आधार पे, आस्था के आधार पे, राम के नाम पे। अरे कटोरा ले लो ना हाथ में, धर्म के आधार पे वोट मांग रहे। धर्म को आधार मत बनाओ, संविधान को आधार बनाओ। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं सबसे पहले संविधान, क्योंकि संविधान हमें भारत के अंदर रहने की आज़ादी देता है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। संविधान जरूरी है।